साल 1984 जब पंजाब के सोन मंदिर में खालिस्तानी घुसकर छुपे बैठे थे और वहाँ 10,000 श्रद्धालु फंसे हुए थे और सरकार और सभी लोग डरे हुए थे। तब एक एजेंट ऑफिसर रिक्शा चालक बनकर सोन मंदिर के आसपास घूमने लगे और उनके बारे में जानकारी जुटाई कि उनकी संख्या कितनी है और उनके पास कौन कौन से हथियार हैं। यही जानकारी के बेस पर सुरक्षा बलों ने ऐसा प्लान बनाया जिससे कम खून खराबे और मंदिर को बिना किसी बड़े नुकसान पहुंचाए आतंकवादियों को आत्मसमर्पण करने में मजबूर कर दिया गया। उस ऑफिसर का नाम था अजीत डोभाल। इन्होंने आगे चलकर सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनने में अपना इंपॉर्टेंट रोल निभाया। इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे। 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अजीत डोभाल का जन्म हुआ। उनके पिता मेजर ए डोभाल भारतीय सेना में अधिकारी थे। वे सैन्य परिवार में पले बढ़े और बचपन से ही उन्होंने डिसिप्लिन और देशभक्ति का माहौल देखा। कुछ दिनों के बाद उनके पिता का ट्रांसफर राजस्थान में हो जाता है। उनकी पहली पढ़ाई सैन्य परंपरागत वाले संस्थापक में हुई। उन्होंने अजमेर के स्थित सैन्य स्कूल वाले माहौल में अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। आगे पढ़ाई करने के लिए उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा विश्वविद्यालय से 1969 में अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने 1960 भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस में चयन हुए। यही वो मोड़ था जहां से उनकी सेवा और सुरक्षा और लंबी यात्रा की शुरुआत हुई। आईपीएस बनने के बाद अजीत डोभाल की पहली पोस्टिंग केरला में हुई। वे कन्नार जिले के एसएसपी बने। उस समय केवल वे 22 साल के थे, लेकिन वहां जाने के कुछ दिनों के बाद एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है। थालासेरी शहर पे एक छोटी सी बात पर माहौल बिगड़ जाता है। एक होटल के बाहर दो समुदायों के बीच झगड़ा हो जाता है। इस छोटी सी घटना के बाद अफवाह फैल गया और दोनों समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया और धीरे धीरे हालत खराब होने लगे। थालासेरी में छोटी सी बात से शुरू हुआ झगड़ा अब दंगों में बदल गया था। कुछ जगहों पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की खबरें आने लगी। देखते ही देखते हालात इतने खराब होने लगे कि कई बाजार बंद हो गए। दुकानों को नुकसान पहुंचा, लोगों में डर फैल गया और पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। इसे संभालना आसान नहीं था। उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और गृह विभाग पर काफी दबाव था कि हालत जल्दी से जल्दी काबू किए जाए। उस समय के तत्कालीन गृह मंत्री के करुणाकर पर भी जिम्मेदारी थी कि दंगों को शांत किया जाए। ऐसे समय में प्रशासन को एक ऐसे अधिकारी की जरूरत थी जो बिना डरे मौके पर जाए और लोगों से सीधे बात कर सके और हालात को संभाल सके। इसके लिए अजीत डोभाल को चुना जाता है। अजीत डोभाल ने तुरंत स्थिति को संभालने की कोशिश की। उन्होंने लोगों से बात की, पुलिस टीम के सही दिशा दिखाई और हालात को काबू में लाने की काम किया। उस टाइम पे उनकी तेज सोच और शांत तरीके से काम करने की वजह से स्थिति और ज्यादा नहीं बिगड़ी और दोनों समुदायों के बीच संधि करा दी। इस घटना के बाद अजीत डोभाल मजबूत और समझदार अधिकारी के रूप में पहचाने जाने लगे। केरला में काम करने के कुछ ही महीनों के बाद अजीत डोभाल को उसी साल वे शादी भी कर लेते हैं। आगे चलकर उनके दो बेटे होते हैं, विवेक डोभाल और शौर्य डोभाल। दिल्ली में आने के बाद अजीत डोभाल इंटेलिजेंट ब्यूरो में अपने नए काम के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। अब उनका काम और ज्यादा खुफिया और खतरनाक हो गया था। लेकिन उधर पूर्व भारत में एक अलग ही समस्या खड़ी हो रही थी। उस समय मिजोरम में एक अलग राज्य नहीं था बल्कि असम का हिस्सा था। उस टाइम पे उन इलाकों में भयंकर सूखा पड़ा था, फसलें खराब हो गई थी, खाने की कमी होने लगी और लोगों के भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। धीरे धीरे लोगों में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी। वहाँ के कुछ समूहों के सरकार के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दी। यह इतना बड़ा आंदोलन था कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने यह एक बड़ी चुनौती थी। अकाल के बाद उनका गुस्सा और बढ़ गया था। वहाँ के लोगों का कहना था कि उन्हें सही समय पर मदद नहीं मिला। कुछ लोग मुआवजे की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई बात सुना नहीं गया, जिसकी नाराजगी और बढ़ गई। इसी समय पर एक नेता सामने आते हैं, लाल डेगा। उन्होंने पहले मिजो नेशनल फार्मिंग फ्रंट एमएफएफ बनाया गया ताकि अकाल के परेशान लोगों की आवाज उठाई जा सके। फिर यह बाद में यही संगठन मिजो नेशनल फ्रंट एमएनएफ बन गया। लेकिन उस टाइम पे सरकार एक और नियम लागू कर देते हैं जिसमें अगर किसी को भी सरकारी नौकरी के लिए असम भाषा जाना जरूरी होगा। मिजोरम के युवाओं को लगा कि इससे उनके मौके कम हो जाएंगे, लेकिन इससे होता यह है कि धीरे धीरे आम जनता एमएनएफ के समर्थक में आने लगती है और आंदोलन मजबूत होने लगता है। अब यह सिर्फ शिकायतों तक सीमित नहीं थी, बल्कि सरकार और संगठन के बीच सीधी टकराव की स्थिति बन रही थी। समय के साथ साथ मिजोरम के आंदोलन में आम लोगों का समर्थन मिलने लगा। अकाल, पहचान और भाषा मुद्दों के लोगों को भावनात्मक तरीके से जोड़ दिया गया था। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई। उस इलाके में तैनात असम राइफल के 2 बटालियन को हटा दिया गया और बटालियन में बहुत से मिजोरम के जवान थे। जब ये बटालियन हटाया गया तो कई जवान अपनी नौकरी से बाहर हो गए और अपने घर वापस आ गए, लेकिन नाराज थे। उन्हें लगने लगा कि उनके साथ गलत हुआ है। उस टाइम पे लाल डेगा पहले से ही मिजोरम की लोगों की आवाज उठा रहे थे। उनका संगठन मिजोरम नेशनल फ्रंट एमएनएफ सरकार के खिलाफ आंदोलन चला रहा था। वहीं कुछ नाराज जवान और युवा भी जुड़ जाते हैं। इससे आंदोलन और मजबूत हो गया। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि सरकार और आंदोलन करने वाले लोगों के बीच सीधे टकराव शुरू हो गया। कुछ जगहों पर सरकारी कब्जा करने की कोशिश भी की गई और अलग राज्य मांग करने को तेज कर दिया गया। एमएनएफ के मिजोरम के भारत से अलग घोषित करने की कोशिश भी की, लेकिन इससे भारत सरकार मना कर देती है। उस समय सरकार के सामने सबसे बड़ी
बड़ी समस्या यह थी कि स्थानीय लोगों का समर्थन काफी हद तक मिजोरम नेशनल फ्रंट के साथ था। अब मुश्किल यह थी कि अगर सरकार सैन्य कार्रवाई करती तो आम जनता और नाराज हो सकता था, अगर नहीं करती तो आंदोलन और फैल सकता था। यानी हर कदम को सोच समझ कर उठाना जरूरी था। यही वो दौर था जब सरकार को सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से भी काम लेना था। ऐसे समय में स्तर को काम करने को और तेज करने का फैसला लिया गया। इस दौरान अजीत डोभाल को मिजोरम की जिम्मेदारी दी गई और लेकिन कुछ पूर्व अधिकारी का इंटरव्यू में कहना है कि उन्होंने खुद आगे बढ़कर वहां जाने की इच्छा जताई। हालांकि इसके बारे में अलग अलग बयान मिलते हैं। मिजोरम पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने जमीनी हालात को समझना शुरू किया, क्योंकि वे सिर्फ रिपोर्ट के भरोसे नहीं रहते थे बल्कि लोगों से सीधे बात करके जानकारी जुटाते थे। उनका मकसद साफ था, कौन किसके साथ है और उन्हें कहां से समर्थन मिल रहा है और हालात को शांत करने का रास्ता क्या हो सकता है। लेकिन उस समय लाल डेका की ताकत काफी हद तक उसके कमांडरों के हाथों में थी। रिपोर्ट के मुताबिक यह जिक्र मिलता है कि उनके संगठनों के बीच अंदर आपसी मतभेद था। वहाँ के कुछ कमांडरों के ठिकाने म्यांमार सीमा के पास पहाड़ी इलाकों में थे। इसी दौरान अजीत डोभाल ने जो जमीनी स्तर पर जानकारी जुटाई थी वो काम आता है। अजीत डोभाल ने स्थानीय माहौल में घुलने मिलने के तरीके को चुना ताकि वह संगठन के अंदर की स्थिति को समझ सके। धीरे धीरे उन्होंने संपर्क बनाए, भरोसा जीता और धैर्य और समझदारी से लोगों से बात करते थे। उनकी कोशिश यह थी कि संगठन के अंदर मौजूद मतभेद को समझा जाए और हिंसा को कम किया जाए। उनके मेन 7 कमांडर थे जिससे उन्होंने धीरे धीरे नजदीकी बढ़ाई। उनके साथ उठना बैठना करने लगे जिससे उनके साथ अच्छा रिलेशन बन गया। कुछ दिनों के बाद उन्होंने अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट भी किया, लेकिन उनकी फैमिली को भी पता नहीं था कि जिन्हें वो खाना खिला रहे हैं वो ऑपरेशन का हिस्सा है। जब उन लोगों के साथ भरोसा मजबूत हो गया तो असली बातचीत शुरू करते हैं। डोभाल ने उन्हें समझाया कि लगातार टकराव से नुकसान सिर्फ स्थानीय लोगों को होगा। अगर वो भारत सरकार के साथ बातचीत का रास्ता चुने तो मिजोरम को एक खास दर्जा मिलेगा और अलग राज्य का भी रास्ता खुलेगा। अजीत डोभाल ने उनके कमांडर को साफ शब्दों में कहा, अगर आप भारत सरकार के साथ आ जाते हैं तो मिजोरम को अलग राज्य बनाया जा सकता है और आपको राजनीतिक जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं और आम लोगों की समस्याओं का हल भी हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि अगर आंदोलन जारी रहा तो लास्ट में भारत सरकार सेना भेजकर कार्रवाई भी कर सकती है। इसमें आपको नुकसान ज्यादा होगा और हाथ कुछ नहीं लगेगा। ऐसा लगातार बातचीत और भरोसा जीतने की वजह से 7 में से 6 कमांडर भारत सरकार के साइड आ जाते हैं। जब ऐसा होता है तो लाल डेका की ताकत कम हो जाती है और धीरे धीरे मिजोरम से बातचीत होना शुरू हो जाता है। लेकिन 70 के टाइम में हिमालय में बसा एक छोटा सा राज्य सिक्किम में एक बड़ा पॉलिटिकल खेल चल रहा था। होता यह है कि सिक्किम के राजा चोग्याल ने पहले अमेरिकी महिला होप कुक से शादी करते हैं। होप कुक पहले अमेरिका में पली बड़ी थी और उनकी पहचान एक पश्चिमी हस्ती के रूप में थी, लेकिन शादी के बाद सिक्किम की रानी बन जाती हैं। लेकिन भारत सरकार की एजेंसी को शक होने लगता है कि ये शादी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय रणनीति भी हो सकती है। भारत सरकार को यह भी डर था कि सिक्किम पर विदेशी प्रभाव न पड़ रहा है। उस समय की भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस मामले को सीरियसली लेती हैं और भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रमुख आर.एन.का को इसके बारे में बात करती हैं। आर.एन.का एक शांत लेकिन प्लान बनाने में बहुत तेज थे। उन्होंने एक प्लान बनाया कि सिक्किम की छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों को समर्थन दिया जाए, उन्हें और मजबूत किया जाए जिससे वो पार्टियां राजशाहों के खिलाफ लोकतांत्रिक आंदोलन उठा सके। ऐसा ही किया जाता है और जैसे जैसे पार्टियां मजबूत होती गईं, राजाओं की पकड़ कमजोर होने लगी। जनता के बीच लोकतांत्रिक मतभेद हुए, राजाओं पर जनता का दबाव बढ़ता गया। आखिरकार चुनाव कराया गया और चुनाव को काजी की पार्टी जीत जाती है। उस समय सिक्किम पूरी तरीके से भारत का राज्य नहीं था, इसलिए वहाँ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि प्रधानमंत्री का पद होता था। चुनाव जीतने के बाद काजी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन राजा और सरकार के बीच माहौल ठीक नहीं था, जिससे काजी ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि सिक्किम में हालात बिगड़ रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने के लिए मदद की जरूरत है। इसके बाद भारत सरकार ने सेना और अधिकारी को सिक्किम भेजा ताकि स्थिति को काबू में किया जा सके और राजा के महलों को सुरक्षा में लिया जाता है ताकि कोई गड़बड़ी न हो। जब सब कुछ शांत हो जाता है सिक्किम में वोटिंग कराई जाती है। इस वोटिंग में 97% लोगों ने भारत के साथ जुड़ने के लिए वोट दिया, जिसके बाद भारत की संसद में कानून पास कराया गया और भारत का 22वां राज्य सिक्किम बना। जैसे पहले तय हुआ था कि काजी सिक्किम के पहले मुख्यमंत्री बने और जो राजा थे चोग्याल और उनकी पत्नी होप कुकर, उनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला और होप कुकर वापस अमेरिका चली जाती है। जिसके बाद अजीत डोभाल को प्रेसिडेंट पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री दिया जाता है। यह मेडल आमतौर पर लंबे समय की सेवा के बाद मिलता है, लेकिन अजीत डोभाल को इतनी जल्दी मिलना बहुत बड़ी बात थी। धीरे धीरे उनका नाम भारतीय सुरक्षा में एक बड़ा नाम बन गया।